हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ समय से हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज के तहत हम आज का टॉपिक नेशनल इमरजेंसी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नेशनल इमरजेंसी है ये क्यों लगाई जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है और ये संविधान के किस भाग में और किस आर्टिकल में इसका अनुच्छेद का इसका उल्लेख है, और बाकी के इसके बारे में, जैसे नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, ये 3 टाइप की होती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो इसके अंतर्गत 3 तरह का आपातकाल होता है। जैसे एक तो संविधान में क्या क्या वर्ड्स का इनके लिए यूज किया हुआ है, फर्स्ट में हम ये देखेंगे। जैसे आपात की उद्घोषणा या फिर आपात की घोषणा भी लिख सकते हैं, आपात की घोषणा। सेकंड हम देखेंगे तो संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और थर्ड देखते हैं तो वित्तीय आपातकाल। तो हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल, तो इसके अंतर्गत जैसे हमें देखना है संविधान में किस किस वर्ड का यूज किया हुआ है। तो संविधान में नेशनल इमरजेंसी के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आपात की उद्घोषणा या फिर आपात की घोषणा वर्ड का यूज किया गया है। तो जैसे इनके जो प्रचलित नाम है ना, तो जैसे कि जो आपात की उद्घोषणा या फिर आपात की घोषणा किसके लिए यूज किया गया है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो और इसके बाद जैसे संवैधानिक तंत्र का विफल होना, तो इसके जो प्रचलित नाम है वो हैं, जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, या फिर राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। इस टाइप से संविधान में जो वर्ड्स का यूज किया हुआ है ना, संविधान में जो ये है ना राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, ये तो क्या है कि प्रचलित नाम है। संविधान में इसके लिए जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, उसके लिए बिल्कुल भी इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो संविधान में कौन से वर्ड का यूज किया गया है? संविधान में यूज किया गया है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। जो अनुच्छेद 356 है ना, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, और जैसे अनुच्छेद जो 352 है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, इसके अंतर्गत जो आपात की घोषणा है, अनुच्छेद 352, जिसका प्रचलित नाम है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसके लिए संविधान में यूज किया गया है आपात की घोषणा या फिर आपात की उद्घोषणा। और जो जैसे कि हम बोलते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया अनुच्छेद 356 के तहत, तो उसके लिए संविधान में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ये वर्ड यूज किया गया है, ना कि राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल, ये इसके प्रचलित नाम है। लेकिन जैसे अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, इसके लिए अनुच्छेद संविधान में इसी वर्ड का यूज किया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है। तो इस टाइप से हमने देखा संविधान में किन वर्ड्स का यूज किया गया है इन तीनों के लिए। और अब हम देखेंगे एक एक करके तीनों जो इमरजेंसी का सिस्टम है, मींस आपात की उद्घोषणा, संवैधानिक तंत्र का विफल होना और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। अब नेक्स्ट हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल पर। किस पर? राष्ट्रीय आपातकाल पे चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 352 में है। इससे पहले हम देख लेते हैं जो जैसे आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, ये संविधान के भाग 18 में इससे रिलेटेड उल्लेख है। इसमें संविधान के भाग 18 में ये इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद देखे तो, आर्टिकल देखे तो
352 से 360 तक, 352 से 360 तक इसका उल्लेख है। और यदि हम देखते हैं कि हमने किस संविधान से प्रेरित होकर जो आपातकाल की स्थिति है इसको अपनाया है, तो इसको अपनाया है हमने जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर। जो जर्मनी है ना, इसके संविधान से प्रेरित होकर हमने जो आपातकाल की जो ये स्थिति है, या फिर आपातकाल किस टाइप से लगाते हैं देश में, तो इसको हमने जर्मनी से प्रेरित होकर हमारे संविधान में ऐड किया है। इसके अलावा इस संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में उल्लेखित है। तो इस टाइप से हमने इसके बारे में चर्चा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है ये। अब इसके 3 आधार है इसकी उद्घोषणा के, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्या क्या है? 3 आधार है। 3 आधारों पर हम नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, इसे तो संविधान में क्या बोला गया इसके लिए यूज किया गया है बाह्य आपात वर्ड यूज किया गया है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। लेकिन जैसे सशस्त्र विद्रोह है, इसके लिए संविधान में कौन सा वर्ड यूज किया गया था? तो इसके लिए आंतरिक अशांति वर्ड का यूज किया गया था। किसका? आंतरिक, जो हमारा मूल संविधान है इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज नहीं किया हुआ था, इसमें यूज किया हुआ था आंतरिक अशांति का। जैसे कि हमारी जो 25 जून 1975 को जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी। तो उस टाइम उसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, और क्योंकि इसमें लोगों के जो मूल अधिकार है उनको काफी ज्यादा हनन किया गया था। तो इस टाइप से जो आंतरिक अशांति वर्ड है ना, आंतरिक अशांति वर्ड, ये काफी जटिल वर्ड है। क्या है? काफी जटिल और विस्तृत शब्द है, काफी जटिल और विस्तृत शब्द है। इसलिए इसकी व्याख्या करना या फिर इसे डिस्क्राइब करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो उस टाइम काफी चर्चा चली कि आंतरिक अशांति माना किसे जाए, कि देश में छोटे मोटे दंगे हो गए, कहीं पे कोई विवाद हो गया, क्या उसी को आंतरिक अशांति मान ले? तो इस टाइप से आंतरिक अशांति का कोई स्पष्ट या सटीक अर्थ नहीं था। तो इसलिए 44वां जो संविधान संशोधन है, जो हमारा ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, जनता पार्टी की सरकार के टाइम, किसकी सरकार थी इस टाइम? मोरारजी देसाई हमारे पीएम थे और जनता पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने जो आंतरिक अशांति वर्ड यूज किया था मूल संविधान में, उसको हटा के क्या वर्ड यूज कर लिया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह या फिर इसके लिए सैन्य विद्रोह भी इसे बोल सकते हैं। क्या? सशस्त्र विद्रोह या सैन्य विद्रोह। तो इस टाइप से हमने जो आंतरिक अशांति वर्ड था ना, उसको हटा के उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह वर्ड का यूज किया। अब हम देखेंगे जैसे, या फिर इनकी संभावना हो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, तो नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। वास्तविक रूप से इनका होना एक यही अर्थ नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी कि वास्तविक रूप से घटित हो जाए, बल्कि इनकी जैसे संभावना होगी ना, संभावना के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी हमारे राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। तो संभावना के आधार पर भी ये लगाई जा सकती है। और इसकी कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल हो, तीनों में उद्घोषणा मींस अनाउंस हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। कौन करते हैं? हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय ही इसकी उद्घोषणा करेंगे। और जैसे जो 38वां संविधान संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था? 1975 में ये संविधान संशोधन किया गया था, 38वां संविधान संशोधन। और इसमें कहा गया था कि इसे क्या है? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे क्या है? कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कोर्ट में समीक्षा योग्य बनाया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन
लेकिन ये जैसे 38वें संविधान संशोधन में कहा गया कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे क्या बनाया गया, समीक्षा योग्य बनाया गया। किसकी समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा योग्य बनाया गया। तो इस टाइप से हमने देखा। अब जैसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जो ये नहीं है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लागू कर रहे हैं तो पूरे देश में ही करें। यदि कोई क्षेत्र विशेष है, कोई भी जैसे पर्टिकुलर कोई एरिया है, उसमें कोई घटना घटी है, युद्ध बाह्य आक्रमण का उस पर ज्यादा इफेक्ट है, तो उस क्षेत्र विशेष में भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लागू की जाए। मूल संविधान में तो यही था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि एक क्षेत्र विशेष में भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। किसमें, क्षेत्र विशेष में भी आपात की घोषणा की जा सकती है। अब जो मंत्रिमंडल है, जैसे हम आपात की घोषणा करते हैं तो उसमें क्या है कि मंत्रिमंडल वर्ड का यूज किया गया है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। तो मंत्रिमंडल की जो लिखित सलाह है ना, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मूल संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। जब 1975 में 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को जब आंतरिक अशांति के आधार पर जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई थी, हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति के ऊपर जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी ना, तो इसमें उन्होंने किसी मंत्रिमंडल की कोई सलाह नहीं ली थी। सीधा पहले क्या था, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लगाया जा सकता था। तो उन्होंने सीधा इस टाइम प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली अहमद। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने सीधा जो हमारे राष्ट्रपति महोदय उनको फोन लगाया और इमरजेंसी घोषणा करवा दी। तो इस टाइप से जो मंत्रिमंडल था या फिर मंत्री परिषद थी, उसको तो बाद में पता चला जब इमरजेंसी की घोषणा हो गई, तो इसलिए, और बाद में इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले, तो इसलिए ये फिक्स कर दिया 44वें संविधान संशोधन के तहत कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को लेके कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवर्निटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा है ऐसे नहीं की जा सकती। उसमें जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सलाह से ही जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह है ना, वो ऐड की गई है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, जो 44वां संविधान संशोधन है ना, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। तो हमने ये भी बात कर ली कि इसे क्यों ऐड किया गया था। अब हम देखेंगे जो मंत्रिमंडल है ना, ये मंत्रिमंडल वर्ड या लिखित सलाह, इन शब्दों का प्रयोग केवल इसी अनुच्छेद में किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान में इन शब्दों का वर्ड कहीं पे भी नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल, कैबिनेट वर्ड का यूज भी संविधान में अदर किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 में किया गया है, वो भी आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस टाइप से हमने देखा जो मंत्रिमंडल की जो लिखित सलाह है वो संविधान में ऐड कैसे हुई और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, जैसे राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ साथ ही क्या है, नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो राष्ट्रपति ने जैसे ही, मंत्रिमंडल ने उनको लिखित में सलाह दी, तो और राष्ट्रपति ने जैसे ही अनाउंस किया तो क्या हो जाएगी, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लागू हो जाएगा। लेकिन अब जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी, नेक्स्ट प्रोसेस होगी कि 1 माह के भीतर भीतर, क्या 1 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदन क्या करेंगे, विशेष बहुमत से क्या करेंगे, विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे। मींस इसको अप्रूवल, दोनों सदन क्या करेंगे, इसका दोनों सदन
इसको क्या कर देंगे, अनुमोदन देंगे, मीन्स इसको अप्रूवल देंगे। एक माह के भीतर भीतर विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन करेंगे। क्या करेंगे, उद्घोषणा के एक माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से इसका क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। अब विशेष बहुमत को हमने लास्ट वाली क्लास में भी समझा था क्या होता है। विशेष बहुमत होता है एक तो कुल सदस्यों का बहुमत, एक दो शर्तें होती है इसमें, एक तो कुल सदस्यों का बहुमत, एक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हम विशेष बहुमत में, स्पेशल मेजोरिटी में इंक्लूड करते हैं। तो इससे विशेष बहुमत से जैसे कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसका क्या है, अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा एक माह के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। कि जो संसद है ना, उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, वरना एक माह के बाद ये क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पहले भी क्या विशेष बहुमत और एक माह के अंदर अंदर इस टाइप से इसका अनुमोदन किया जाता था या फिर दूसरी प्रोसेस थी, तो उसको अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो इसी में नेक्स्ट है कि लोकसभा भंग है तो केवल राज्यसभा का अनुमोदन या लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के भीतर भीतर अनुमोदन होना चाहिए। कि यदि जैसे आपात की उद्घोषणा हो गई और लोकसभा भंग है, आपातकाल की उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति महोदय ने और हमारी जो लोकसभा है वो भंग कर दी गई है, मीन्स वो सदन में है ही नहीं, तो जो राज्यसभा है ना उसका अनुमोदन आवश्यक है उस टाइम पर। और लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर इसका क्या किया जाता है, इसको अप्रूवल दिया जाता है, इसका अनुमोदन किया जाता है। लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के भीतर भीतर अनुमोदन किया जाता है और संसद अनुमोदन करती है तो ये 6 माह तक लागू रहता है। जो नेशनल इमरजेंसी है ना, यदि संसद इसका अनुमोदन कर रही है तो ये 6 माह तक लागू रहता है। इसी टाइप से यदि हमें इसकी अवधि आगे बढ़ानी है, 6 माह से आगे अवधि बढ़ानी है, तो वापिस से संसद को पुनः अपने विशेष बहुमत से क्या करना होगा, इसको अप्रूवल देना होगा, अनुमोदन करना होगा। तो ये नेक्स्ट वापिस से 6 माह के लिए इसकी अवधि बढ़ जाएगी। यदि फिर 6 माह बढ़ानी है, इससे आगे अवधि बढ़ानी है, तो इस टाइप से 6 माह करके अनंत काल तक, मीन्स अनेकों बार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इस टाइप से अनेक बार इसकी जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है। वापिस से वही बहुमत, विशेष बहुमत से पारित करना होगा, इसे पुनः अनुमोदन करना होगा। 6 माह से आगे अवधि बढ़ानी है ना, तो इसी टाइप से पुणे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसका क्या है, अनुमोदन आवश्यक है। इस टाइप से अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखेंगे जो हमारा जैसे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 44वां संविधान संशोधन, 44वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1978 में हुआ, तो इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके द्वारा उसमें मूल संविधान में तो क्या क्या बातें थी और इसमें क्या क्या चेंज किया हुआ, तो इसके द्वारा क्या क्या चेंज किया हुआ था, क्या हुआ है वो हमें देखना है। तो इसके द्वारा जैसे फर्स्ट में हमने देखा था, जो जैसे मंत्रिमंडल की जो लिखित सलाह है ना, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, जो कैबिनेट की जो लिखित सलाह है ना, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, वो इसी से ऐड किया है। पहले से कुछ भी नहीं था, पहले प्रधानमंत्री के परामर्श से ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त जैसे पहले तो क्या है, जो साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ही आपातकाल घोषित कर दिया जाता था, लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया है, विशेष बहुमत। पहले ये वर्ड यूज होता था साधारण बहुमत, अब तो क्या है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। पहले इसके लिए क्या, इसकी जगह पे क्या था, साधारण बहुमत। इसके अतिरिक्त जैसे वर्तमान में तो क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर
आपातकाल की घोषणा करनी होती है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन चाहिए। और उस टाइम क्या था, 2 महीने की थी, 1 माह। इसके अतिरिक्त जैसे तो इस टाइप से जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इसमें क्या क्या चेंज हुए, एक तो जैसे सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो अब हम देखते हैं इनको, पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या क्या चेंज हुए। जो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह है ना, ये वर्ड ये किया जाने लगा, क्योंकि पहले ये नहीं प्रयोग होता था। अब हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह क्यों आवश्यक है। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है क्योंकि 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसमें मंत्री परिषद से कोई सलाह नहीं ली गई थी, सीधा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके द्वारा जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को काफी ज्यादा क्षति हुई थी और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी एक खतरा साबित हो सकता है। इसलिए जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, वो इसी के नाम पे वोट मिले थे उन्हें, कि जो 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, उसमें काफी ज्यादा बड़ा संविधान संशोधन था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, जिसके माध्यम से लगभग संविधान में काफी चीजें ऐड की गई, काफी चीजें हटाई गई। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो उसमें चेंज किया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और काफी चीजें जैसे नेशनल इमरजेंसी में भी काफी चीजें जोड़ी गई। 1975 के आपातकाल को देखते हुए इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया। और पहले जो ये नेशनल इमरजेंसी है ना, साधारण बहुमत से ही लागू हो जाती थी। साधारण, इसमें संसद के जो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही अनुमोदन होता था इसका। मूल संविधान में साधारण बहुमत की ही बात की गई है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की बात की हुई है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक है। इसी तरह पहले क्या था, 2 माह की बात थी कि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका क्या करेंगे, अनुमोदन किया जाएगा। लेकिन इसके द्वारा क्या कर दिया, और इसे टाइट कर दिया कि विशेष बहुमत है वो 1 माह के अंदर अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। इसी टाइप से हमने ये देखा, पहले आंतरिक विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति वर्ड का यूज किया गया था मूल संविधान में। आंतरिक अशांति वर्ड का यूज किया गया था मूल संविधान में, लेकिन जब जैसे 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी को देखते हुए आंतरिक अशांति जो वर्ड है काफी जटिल है, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, अलग अलग संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए इसके स्थान पर जो सशस्त्र विद्रोह या फिर सैन्य विद्रोह शब्द का यूज किया गया। इस टाइप से जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके द्वारा काफी सारे चेंज किए गए इसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो 44वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा आपातकाल की समाप्ति के क्या प्रावधान है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आपातकाल है उसको किस टाइप से समाप्त किया जा सकता है। तो आपातकाल को किस टाइप से समाप्त किया जा सकता है, समाप्त। तो जो राष्ट्रपति महोदय है ना, हमारे राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं। वापस जिस टाइप से इसकी घोषणा की थी ना, तो उसमें तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक थी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय वापस से परवर्ती घोषणा करके, दूसरी घोषणा करके इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे लोकसभा है ना हमारी, नहीं लोकसभा नहीं, पहले हम देखते हैं कि जो हम एक तो राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। दूसरा जैसे संसद है, संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे 1 माह के भीतर विशेष अनुमोदन से पारित करना होता है। अगर वो इसे विशेष अनुमोदन से पारित ना करे तो 1 माह के बाद ये तो स्वतः समाप्त हो जाएगा।
1 माह के बाद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। और यदि जैसे 6 माह के बाद यदि इसकी अवधि बढ़ानी होती है तो संसद पुनः अनुमोदन करती है विशेष बहुमत से, लेकिन यदि पुनः अनुमोदन ना करे इसका 6 माह बाद, तो 6 माह बाद वापिस से पुनः समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने 2 प्रोसेस देखी कि किस टाइप से जो नेशनल इमरजेंसी है उसको समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो इसे कभी भी वापिस कर सकते हैं, मीन्स कभी भी वापिस ले सकते हैं। आपातकाल की जो घोषणा की थी, दूसरी घोषणा करके इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। दूसरा जो संसद में है, संसद 1 माह के भीतर संसद का विशेष अनुमोदन आवश्यक होता है इसके लिए, लेकिन संसद यदि 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन नहीं करती है तो क्या होगा, तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी टाइप से 6 माह के भीतर, 6 माह के बाद संसद इसका पुनः अनुमोदन ना करे तो भी ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस टाइप से हमने 2 प्रोसेस देखी किस टाइप से जो नेशनल इमरजेंसी है वो समाप्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा हम देखेंगे जो लोकसभा है ना, क्या लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसे कभी भी वापस ले सकती है। लोकसभा क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे कभी भी वापस ले सकती है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ये सब हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझा था। इसके अतिरिक्त एक और प्रोसेस है जिससे इसे वापस ले सकते हैं। लोकसभा द्वारा कभी भी, ये ना 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, ये दोनों बातें कि लोकसभा कभी भी साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। इसके अतिरिक्त जैसे लोकसभा है, भाई लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा, अब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा तो कैसे समाप्त करें, तो लोकसभा के जो 1/10 है, जो 1/10 मेंबर है वो राष्ट्रपति से सत्र बुलाने के लिए क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। तो राष्ट्रपति महोदय अगले 14 दिन के अंदर अंदर सत्र बुलाना उसको पड़ेगा। मीन्स जैसे ही ये 1/10 सदस्य, यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को सत्र बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, सत्र आहूत करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने देखा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको किस टाइप से समाप्त किया जा सकता है। तो वापस से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे अच्छे से आपको भी याद हो जाएगी। तो फर्स्ट में क्या है कि जो राष्ट्रपति महोदय इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। दूसरा, संसद 1 माह बाद इसका पुनः अनुमोदन ना करे तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। और 6 माह बाद पुनः अनुमोदन ना करे तो 6 माह बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा, यदि लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पारित नहीं करती है तो ये, यदि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसे समाप्त किया जा सकता है। और फोर्थ है, और ये लास्ट भी है, कि यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के जो 1/10 सदस्य है वो राष्ट्रपति महोदय से क्या कर सकते हैं, सत्र आहूत करने के लिए आग्रह करेंगे। और राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होगा, 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, सत्र बुलाना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो हमारी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई, कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग गई, अब क्या होगा, अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो केंद्र राज्य संबंधों पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसके अलावा जैसे मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोकसभा या विधानसभा की स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित, कि केंद्र राज्य संबंधों से जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो। और दूसरा देखेंगे मूल अधिकारों पे क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका संबंध, फिर विधायी संबंध देखेंगे और वित्तीय संबंध देखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कार्यपालिका संबंध, तो यदि जैसे नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई तो कार्यपालिका, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना, जैसे कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर ने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो संविधान है ना
बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था? बी आर अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन्होंने कहा था कि जो हमारा संविधान है ना, ये इसकी मूल प्रकृति तो क्या है? मूल प्रकृति तो क्या है? फेडरल है, संघीय है, फेडरल है। लेकिन आपातकाल में ये क्या हो जाएगा? आपातकाल में ये हो जाएगा एकात्मक, मीन्स यूनियन हो जाएगा। आपातकाल में ये हो जाएगा यूनियन। आपातकाल में ये क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। मीन्स आपातकाल की जैसे ही कोई स्थिति आती है, आपातकाल कब लगाते हैं? कोई आकस्मिक स्थिति आ गई देश पे, कोई भी खतरा उत्पन्न हो गया, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी सुरक्षा या फिर कोई भी खतरा उत्पन्न हो गया तो इमरजेंसी घोषित की जाती है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत देश है, इसकी मूल प्रकृति तो क्या है? फेडरल है। लेकिन आपातकाल में ये क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया गया, सब जगह यूनियन शब्द का यूज किया गया है। लेकिन मूल प्रकृति भारत देश की फेडरल है, भारतीय संविधान की फेडरल है, संघीय है। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखते हैं तो आपातकाल में क्या होगा? आपातकाल में होगा जो देश है तो सारी शक्तियां किसके पास चल जाएंगी? आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र के पास चल जाएंगी। किसके पास? केंद्र के पास चली जाएंगी। आपातकाल में सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी? जो केंद्र सरकार है ना, उसके पास चली जाएंगी। तो आपातकाल में संपूर्ण नियंत्रण किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा, या केंद्र का होगा, संघ का होगा। तो इस टाइप से हम देखेंगे। अब आपातकाल में जो राज्यों की कार्यपालिका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और संघ की कार्यपालिका पर। तो जो केंद्र की, जो हमारी संघ की कार्यपालिका है ना, वो राज्यों की कार्यपालिका को किसी भी टाइप के निर्देश दे सकती है इस टाइम पे। मीन्स जो राज्य की जो कार्यपालिका है, मीन्स राज्यों की जो मंत्री परिषद है, उसको भंग नहीं कर सकती, मीन्स उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको सभी प्रकार के निर्देश दे सकती है। जैसे जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो उस टाइम तो राज्य की एग्जीक्यूटिव है, या राज्य की मंत्री परिषद है, या राज्य की विधायिका है, मीन्स विधानसभा है, उनको भंग ही कर दिया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भंग नहीं किया जाता, बल्कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं, और जो केंद्र की कार्यपालिका है, ये संसद है, उनके पास सारी शक्तियां होती है, और वो ही उनको निर्देश देती है। तो जो संघ की कार्यपालिका, वो राज्य की कार्यपालिका को किसी भी प्रकार के निर्देश दे सकती है। विधायी संबंध में भी यही है कि संसद के पास संपूर्ण शक्ति आ जाएगी, और संसद राज्य विधायिका को किसी भी प्रकार के निर्देश दे सकती है, लेकिन या फिर कानून भी बना सकती है स्टेट लिस्ट पर। ऐसे ही वित्तीय संबंध है, जो केंद्र है, राज्यों के जो वित्त है उसमें कटौती भी कर सकता है। तो अब हम देखेंगे जो कार्यपालिका इफेक्ट है उसमें क्या होगा। जो संघ की कार्यपालिका है ना, वो राज्यों की कार्यपालिका को सभी प्रकार के क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है? जो संघ की कार्यपालिका है वो राज्यों की कार्यपालिका को सभी प्रकार के निर्देश दे सकती है, सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। इसके अलावा जैसे जो विधायी प्रभाव है वो क्या होंगे? विधायी प्रभाव क्या होने वाले हैं? तो वो ये जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? जो स्टेट लिस्ट के जो कानून के जो विषय हैं उन पे जो संसद है कानून बना सकती है। नॉर्मल स्थिति में तो बहुत कम विषय पे बना सकती है, लेकिन इसमें सब विषयों पे बना सकती है। यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक लागू रहते हैं। मीन्स जैसे आपातकाल में संसद ने स्टेट लिस्ट पे कानून बना दिया, तो आपातकाल की जैसे ही समाप्ति हो जाएगी, आपातकाल की समाप्ति के बाद भी ये 6 माह तक ये कानून लागू रहते हैं। तो अनुच्छेद 250 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है इस टाइम पे। जैसे संसद सत्र में नहीं है, संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, तो संसद कानून नहीं बना सकती, और आवश्यकता पड़ गई कानून बनाने की किसी भी टाइम, तो राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। तो अध्यादेश किस अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है? जिन क्षेत्रों में आपातकाल लागू नहीं है, कि कोई क्षेत्र जिसमें आपातकाल लागू नहीं है, वहां के भी कार्यपालिका और विधायी संबंध प्रभावी होंगे।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो लोकसभा है ना, जैसे हम देख रहे हैं उसके प्रभाव। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा है उसका कार्यकाल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जो 5वीं लोकसभा है ना, इसका कार्यकाल था जैसे 1971 से 76, और इसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। कितनी बार? 2 बार बढ़ाया गया था 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। इसी टाइप से जो राज्य विधानसभा होती है ना, राज्य विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी इस टाइम पे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और 1-1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। तो 5वीं लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था 2 बार। ये हम देख रहे हैं जो नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा और राज्य विधानसभा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त हो गया इस बीच में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह बाद तक ही ये लागू रहते हैं। 6 माह बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा दोनों का, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्य विधानसभा हो। यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो लोकसभा का जो बढ़ा हुआ कार्यकाल है ना, वो ओनली समाप्ति के 6 माह तक ही रह सकता है। इसी टाइप से जो राज्य विधानसभा है उसका भी जैसे 1 वर्ष टाइम बढ़ा दिया और नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई, तो वो ओनली 6 माह तक ही कार्यकाल रह सकता है समाप्ति के बाद। संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के समान। मीन्स ये दोनों के ऊपर है, चाहे राज्य विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों को कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तो क्या होगा, तो समाप्त होने के 6 माह के अंदर अंदर उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही स्टेट लिस्ट पे जो कोई कानून बनाते हैं ना इस दौरान, तो वो कानून भी आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह तक ही लागू रह सकता है। तो वित्तीय प्रभाव क्या होंगे, ये तो हमने देखा, कार्यपालिका प्रभाव देखे, विधायी प्रभाव देखे, अब हम देखेंगे वित्तीय प्रभाव। तो वित्तीय प्रभाव, फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या होंगे। राष्ट्रपति केंद्रीय करों में क्या कर सकता है, केंद्रीय करों में से राज्यों को जो हिस्सेदारी दी जाती है ना, उसमें कटौती कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्रीय करों में से जो हिस्सेदारी दी जाती है राज्यों को, तो उनको राष्ट्रपति उनमें लगभग कटौती करेगा, कभी कभी समाप्त भी कर सकता है ज्यादा संकट की स्थिति है। तो केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में भी क्या कर सकता है, कटौती की जा सकती है। ये वित्तीय संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहता है। जो ये वित्तीय संशोधन किए जाएंगे, कटौती की जाएगी, ये उस वित्त वर्ष के अंत तक लागू रहेंगे। अब हम देखते हैं, इससे पहले हम देखेंगे अब जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उन पर क्या इफेक्ट होगा इमरजेंसी का। मूल अधिकारों पर प्रभाव, मूल अधिकारों पर प्रभाव किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का। तो इसमें हम देखेंगे जो आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 358, इसके तहत क्या कहा गया है। तो हमारे जो आर्टिकल 358 है ना, इसमें क्या बात की हुई है, तो इसमें बात की हुई है कि जो मूल अधिकार है, कि मूल अधिकारों के लागू होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होते ही अनुच्छेद जो 19 है वो क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड क्या किया गया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हम काफी टाइम से पढ़ ही रहे हैं। इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा काफी चेंज किए गए, तो इसमें भी चेंज किया। इसमें कहा गया कि युद्ध और बाह्य आक्रमण, क्या, युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इनके द्वारा यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है ना, तो ही अनुच्छेद जो 19 है, 19 है, वो समाप्त होगा। आर्टिकल जो 19 है वो समाप्त होगा।
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है ना, तो अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा। केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो सकता है। जैसे अनुच्छेद 19 में 6 हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, 19(1) A B C D इस टाइप से। इसमें जैसे वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है हमने मूल अधिकार वाले चैप्टर में। तो इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 358 में जो मूल संविधान में तो कहा गया था कि अनुच्छेद 19 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा कहा गया है कि यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण इमरजेंसी लागू होती है तो ही अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, अन्यथा नहीं होगा। मीन्स सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 19 क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि आर्टिकल 359 में क्या है। आर्टिकल 359 में है कि राष्ट्रपति यदि चाहे या राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अन्य सभी मूल अधिकारों को भी क्या कर सकता है, अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अदर जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अदर जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको भी निलंबित कर सकता है, इनको भी सस्पेंड कर सकता है यदि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन इसके लिए भी जो 44वां संविधान संशोधन है ना, इसमें भी एक बात जोड़ी गई, 44वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा इसमें भी एक बात जोड़ी गई कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है ना, 20 और 21 इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते, इनको समाप्त नहीं कर सकते। इनको क्या नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हमने देखा जो मूल अधिकारों पे जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और मूल संविधान में तो इसके लिए क्या बात की हुई है, और जो 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि जनता पार्टी के समय पे मोरारजी देसाई के समय हुआ था, तो इसने इसमें और क्या ऐड किया। तो मूल संविधान में बात की हुई थी कि आर्टिकल जो 358 है, नेशनल इमरजेंसी के लागू होते ही इसके तहत अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि सशस्त्र विद्रोह के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो ये अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। इसी टाइप से जो आर्टिकल 359 है, इसमें बात की हुई है कि राष्ट्रपति यदि अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता नेशनल इमरजेंसी के समय। तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 इनको किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप से हमने जो राष्ट्रीय आपातकाल है उनके इफेक्ट देखे, किस पर, मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव होंगे। अब हम देखते हैं कि अभी तक जो हमारा देश है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। तो हमारे देश में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई हुई है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो प्रथम बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी ना, ये लगाई गई थी जो चीनी आक्रमण है 1962 से 1968 तक। कब, 1962 से 1968 तक चीनी आक्रमण, यही हम इसे बाह्य आक्रमण भी बोल सकते हैं, चीनी आक्रमण या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर। दूसरी जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1971 से 77 भी बोल सकते हैं हम इसे, या 75 भी बोल सकते हैं। और तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी, ये लगाई गई थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। तो
इस टाइप से हम देख रहे हैं कब कब नेशनल इमरजेंसी लगी हमारे देश में। तो अभी तक 3 बार लगी है, 1962 से 68 के टाइम पे तो चीनी आक्रमण के तहत, और इस टाइम हुआ था पाक का आक्रमण, पाकिस्तान का आक्रमण। और तीसरी बार जो लगी है ना, ये लगी है आंतरिक अशांति के आधार पर। किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे वो राष्ट्रपति थे, नए नए बने थे। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे? पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। इसी टाइम जब दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी तो इस टाइम वीवी गिरी तो क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। वीवी गिरी क्या थे? राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। और पीएम कौन थी? जो इंदिरा गांधी है वो हमारी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। लास्ट दोनों के टाइम पे इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इसी टाइम जब तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी तो फखरुद्दीन अली अहमद तो हमारे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री वही इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इस टाइप से हमने देखा जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब कब लगी और उस टाइम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन थे। तो नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट 1962 से 68 में लगी। इस टाइम चीनी आक्रमण हुआ था और पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे ये तो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे। जब फर्स्ट चीनी आक्रमण हुआ था 1962 से 68 तक, तो ये इतनी लंबी इमरजेंसी कैसे लगी? तो 1962 में तो चीन का आक्रमण हुआ था और 1965 में क्या हुआ था? 1965 में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर क्या कर दिया था? पाकिस्तान और भारत के बीच में भी हो गया था युद्ध। तो इस टाइप से 1965 में, इसलिए ये 1968 तक बढ़ा दी गई इमरजेंसी। अब हम देखेंगे जो दूसरी इमरजेंसी है वो कब लागू की गई। तो दूसरी इमरजेंसी लगी 1971 में। पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, जिस टाइम बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया था। तो इसी बीच में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 की आधी रात को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी और ये लागू होती है 26 जून से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 जून। और 21 मार्च की डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर्स ने ये डेट तो काफी बार पूछ ली, अब इसको पूछने लग गए हैं 21 मार्च को। तो 25 जून से 21 मार्च तक है ये। अब दोनों जो ये वाली और ये वाली दोनों इमरजेंसियों को 25 जून 1977 को ही समाप्त किया था और ये इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। और फखरुद्दीन अली अहमद इस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इस टाइप से उन्होंने, अब हमने देखा 3 बार राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में, कब कब लगी, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन, मींस जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, तो इसके लिए संविधान में कहीं पे भी नेशनल जो राष्ट्रपति शासन है, मींस जो इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। मींस राज्यों में आपातकाल जैसे हम बोल देते हैं, प्रचलित भाषा में बोलते हैं, लेकिन जैसे संविधान में इसके लिए यूज किया गया है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। क्या? संवैधानिक तंत्र का जो विफल होना, ये वर्ड यूज किया है ना, ये है संविधान में अनुच्छेद 356 में। क्या? आर्टिकल जो 356 है ना, इसमें ये वर्ड यूज किया गया है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ये जो जैसे राष्ट्रपति शासन है या फिर राज्यों में जैसे राष्ट्रपति शासन है या फिर राज्य आपात है,
राज्य में आपातकाल, ये जो वर्ड यूज किए है ना, ये तो प्रचलित वर्ड है, क्या आम बोलचाल के वर्ड है, ये संविधान में यूज नहीं किए गए। तो ये क्या है, प्रचलित शब्द है, ये क्या है, प्रचलित शब्द है, संविधान में इनका यूज नहीं किया गया है। संविधान में तो ओनली संवैधानिक तंत्र का विफल होना, इस वर्ड का यूज किया गया है। संविधान में इसके लिए कहीं पे भी अनुच्छेद 356 के लिए कहीं पे भी इमरजेंसी शब्द का यूज नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति शासन है उसका आधार क्या है, राष्ट्रपति शासन किस किस देश पर लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का यदि हम आधार देखें ना, तो इसका आधार यहाँ पे माना हुआ है अनुच्छेद 356 और आर्टिकल 365 को, इन दोनों को आधार बनाकर ही, अनुच्छेद 356 और 365 इन दोनों को आधार बनाकर ही जो राष्ट्रपति शासन है, मीन्स जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है। ये दोनों ही इसको शक्ति प्रदान करते हैं। अब हम जैसे आर्टिकल ये 355 है, अनुच्छेद 355 है, ये आरएस एग्जाम में भी पूछा हुआ था लास्ट टाइम पे, और कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि अनुच्छेद 355 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 355 इसमें दो वर्ड्स भी यूज किए गए हैं, एक तो युद्ध और एक आंतरिक अशांति। कौन कौन से वर्ड यूज किए इसमें, एक तो बाह्य आक्रमण और एक आंतरिक अशांति। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अनुच्छेद 355 में जो बाह्य आक्रमण है और आंतरिक अशांति मीन्स किन किन वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसमें हमें 3-4 वर्ड्स दे देते हैं, 4 ऑप्शंस में अलग अलग, लेकिन जो बाह्य आक्रमण है और आंतरिक अशांति ये दोनों वर्ड अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये कि कौन से दोनों वर्ड्स का यूज किया हुआ है, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। अब इसमें कहा गया है कि भाई संघ का क्या है, संघ का ये कर्तव्य है, क्या कर्तव्य संघ का, कि राज्यों की क्या करे, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करे, रक्षा करे, और प्रत्येक राज्य का संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाना क्या करे, सुनिश्चित करे। तो संघ को ये ड्यूटी दे दी गई है, संघ को ये कर्तव्य बताया गया है संघ का कि वो प्रत्येक राज्य की क्या करेगा, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के टाइम पर उनकी सुरक्षा करेगा। और संविधान के जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, जिस टाइप से संवैधानिक प्रोविजंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य सरकार का संविधान को चलाया जाना क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। तो इस टाइप से अनुच्छेद 355 में इसकी बात की हुई है कि संघ का ये कर्तव्य होगा, क्या होगा संघ का कर्तव्य। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ये राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा, ऑप्शन में मीन्स ऐसे दे दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति का कर्तव्य दे रखा है, लेकिन राष्ट्रपति का कर्तव्य नहीं, ये किसका कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य है। किसका, संघ का कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करेगा, प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा तथा प्रत्येक राज्य की सरकार को क्या करेगा, संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करेगा। इसमें जो हमारी संघ सरकार है उसको विशेष शक्ति प्रदान करता है, उसको विशेष शक्ति किसके द्वारा प्रदान की हुई है, विशेष शक्ति प्रदान की हुई है अनुच्छेद 356 और 365, आर्टिकल 356 और 365, इसमें जो संघ को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं जो आर्टिकल 356 है उसमें क्या कहा गया है और कैसे इसका यूज करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय ना, वो जब चाहे मीन्स या तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रदान करे, उन्हें राज्यपाल इस टाइप से अपनी रिपोर्ट प्रदान करे कि जो राज्य है पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में संविधान के उपबंधों के अनुरूप सरकार नहीं चल रही है, यह संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल हो गया है। यह राष्ट्रपति स्वयं ही किन्हीं आधारों पर यह डिसाइड करे कि जो किसी भी राज्य में जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सरकार नहीं चल रही है, तो क्या करेगा, तो वो उस राज्य में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। तो अब हम देखते हैं जैसे आर्टिकल 356 में डायरेक्टली क्या कहा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हो जाए कि राज्य की सरकार क्या नहीं चल रही है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राज्य में क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकता है, वो घोषणा कर सकता है, अनाउंस कर सकता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन इस टाइप से लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट,
जो आर्टिकल 356 है, जो दोनों ये आर्टिकल्स इसको आधार प्रदान करते हैं, आर्टिकल 365 में भी यही कहा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, जो संघ सरकार है, वो राज्यों को कुछ मामलों में क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। क्या कर सकती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। और यदि राज्य सरकारें उन्हें फॉलो नहीं करती है, राज्य सरकार उनको नहीं मानती है, तो क्या होगा, तो फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस टाइप से अनुच्छेद 356 और 365 है, ये राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। कुछ मामलों में जो संघ राज्यों को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन की क्या की जा सकती है, उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद जो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। तो क्या होगा, जो जैसे राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, तो उद्घोषणा के बाद जो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से जो संसद के दोनों सदन है, वो 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन करेंगे। यदि अनुमोदन नहीं करते हैं तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें कर दिया कि भाई एक तो विशेष बहुमत, यहाँ पे साधारण बहुमत की जगह विशेष बहुमत यूज किया गया था। और यहाँ पे जैसे 2 माह यूज किया गया है कि 2 माह के अंदर अप्रूवल देगा, तो उसमें 1 माह के अंदर अप्रूवल देनी आवश्यक है। यदि दोनों सदन अनुमोदन कर देते हैं तो ये 6 माह तक लागू रहेगा। ये उसी की तरह जिस टाइप से जो नेशनल इमरजेंसी का भी जब अनुमोदन करने के बाद 6 माह ही नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकती थी, इसी टाइप से 6 माह तक ये लागू रहेगी। और 6 माह से आगे इसकी अवधि बढ़ानी है तो वापिस से संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करेंगे, इसको वापिस से अप्रूवल देंगे, तब जाके इसकी अवधि 6 माह और बढ़ सकती है। और मैक्सिमम इसकी अवधि कितनी हो सकती है, पहले इसकी अवधि की बात थी, मैक्सिमम अवधि हो सकती है इसकी 3 वर्ष। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से कुछ बातें कही गई कि 1 वर्ष कर दी इसकी अवधि, कितनी, 1 वर्ष कर दी। और यह भी कहा गया कि 1 वर्ष से इसकी जो अवधि है अधिक कब कब हो सकती है, कि यदि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो ज्यादा से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के तहत जो लगता है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि पहले तो मूल संविधान में तो 3 वर्ष थी, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन है इसके तहत 1 वर्ष कर दी। और कहा भी गया कि भाई कुछ जो सिचुएशंस है, कुछ पार्टिकुलर सिचुएशंस है 2, इनमें ही नेशनल इमरजेंसी 1 वर्ष से अधिक हो सकती है, मींस मैक्सिमम 3 वर्ष हो सकती है। तो वो 2 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, वो 2 अवस्थाएं हैं। एक तो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, क्या, यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो। दूसरा, यदि चुनाव आयोग क्या कर दे, ये प्रमाणित कर दे, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि इस टाइम पे जो संबंधित जो विधानसभा है उसके चुनाव करवाना क्या है, चुनाव करवाए जाना पॉसिबल नहीं है, मींस वो इस टाइम पर्टिकुलर स्टेट के चुनाव करवाने में क्या है, असमर्थ है। तो उस टाइम पे इन दोनों सिचुएशंस में जो राष्ट्रपति शासन है उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस टाइप से हमने 2 सिचुएशंस देखी कि कब कब जो राष्ट्रपति शासन है वो 2 सिचुएशंस कौन कौन सी थी, जब मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है, 3 वर्ष हो सकती है। मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है, 3 वर्ष हो सकती है। तो वो सिचुएशंस 2 कौन कौन सी है, वो है, एक तो देखो फर्स्ट कौन सी है, जैसे फर्स्ट है यदि देश में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, क्या हो, देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल, देश में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरा क्या है, दूसरा है यदि जो चुनाव आयोग है, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर देता है, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर देता है कि भाई पर्टिकुलर कोई स्टेट है, पर्टिकुलर राज्य जो विधानसभा है उसके चुनाव करवाने में वो इस टाइम असमर्थ है, विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा सकते, इस टाइप का कोई प्रमाण पत्र दे दे, विधानसभा चुनाव
नहीं करवाए जा सकते। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो इसका आपातकाल है 1 वर्ष से बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, 3 वर्ष किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे भाई, जैसे कि हमने जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल था उसके इफेक्ट देखे थे, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या इफेक्ट होंगे, मूल अधिकारों पे इसके क्या इफेक्ट होंगे, या जैसे लोकसभा और जो राज्य विधानसभा थी उस पर क्या इफेक्ट हुए, तो पहले हमने वो देखे। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति शासन है इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में एक जैसे माइनर चेंज ये है कि उस टाइम पे तो क्या, जैसे संघ की जो कार्यपालिका है राज्यों की कार्यपालिका को मतलब उसके पूर्ण नियंत्रण में रहती है या उसे निर्देश दे सकती है, लेकिन उसे निलंबित नहीं कर सकती, ना तो संघ की विधायिका को ना ही संघ की कार्यपालिका को। लेकिन जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो इस टाइम पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, जिसे वो अब उनका जो प्रतिनिधि होता है स्टेट में, राज्यपाल या गवर्नर, उसके माध्यम से शासन करते हैं। तो इस टाइम पे जो राज्य की मंत्री परिषद है या फिर राज्य की विधानसभा है उसको भंग किया जा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो उनको भंग नहीं किया जाता, और राष्ट्रपति शासन के टाइम पे इनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो ये एक माइनर चेंज तो ये है, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली भंग कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, तथा राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है ना वो क्या राष्ट्रपति के पास आ जाती है, और राष्ट्रपति उन्हें क्या किसके माध्यम से, जो उनका स्टेट में प्रतिनिधि होता है ना राज्यपाल, उसके माध्यम से संचालित करते हैं। तो पहला इफेक्ट तो ये है। दूसरा हम देखते हैं जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, जो राष्ट्रपति शासन है इसका मूल अधिकारों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी हमने जो राष्ट्रपति शासन जो फर्स्ट था नेशनल इमरजेंसी, उसका तो काफी इफेक्ट पड़ता था जो कि हमने देखा भी था। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। थर्ड है राज्य की जो विधायिका होती है ना, राज्य की विधानसभा, उसको भंग या निरस्त किया जा सकता है इस टाइम पे। यदि भंग कर दिया जाता है तो राज्य के समस्त जो विधायी शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाएंगी, संसद के पास आ जाती है। इसके बाद जैसे संसद राज्य के विधेयक एवं बजट पारित करती है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे राज्य की विधायिका को क्या पता भंग या निरस्त कर दिया जाए, तो इस टाइम पे जो संसद है वो राज्य के विधेयक एवं बजट पारित करती है। और अब तक हम देखें तो 130 प्लस मींस 130 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अब हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पे लागू किया गया था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1951 में, जो पेप्सू है ना, पेप्सू पंजाब, पेप्सू इसका नाम था पहले, क्या पेप्सू था पंजाब का, पंजाब इसकी फुल फॉर्म देखें तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब में लगाया गया था, और अभी तक का भी सबसे लंबे टाइम तक मींस लगभग 5 साल के आसपास, 5 साल के आसपास राष्ट्रपति शासन लगा रहा है पंजाब में, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार यूज किया है मणिपुर में, उसके बाद यूपी में, इस टाइप से। और राजस्थान में अब तक कितनी बार, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 4 बार। कब 1967, 77, 80 और 92 में, तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। इसको डिटेल से देखा था हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में। और अब हमने देखा इस टाइप से जो राष्ट्रपति शासन है उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है कि संविधान में इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, प्रचलित नाम क्या है, और इसके इफेक्ट क्या होंगे, या कितनी बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस टाइप से हमने अनुच्छेद 21 को डिटेल में कवर किया है। अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति शासन है ना, जब संविधान सभा जब डिस्कशन कर रही थी अनुच्छेद 356 पे, तो B.R. अम्बेडकर और अन्य जैसे जो इसके आलोचक थे अनुच्छेद 356 के, उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए या फिर राज्य जो विधानसभाएं हैं उनके लिए काफी घातक सिद्ध होगा। तो अम्बेडकर ने कहा था कि जो राष्ट्रपति है इसका कम से कम यूज करेंगे
और बहुत ही इमरजेंसी में इसका यूज किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जो राष्ट्रपति शासन के जो दुरुपयोग को देखते हुए हमें समझ आता है कि इसका बहुत ज्यादा जो सरकारों ने मिसयूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग, इसके लिए जो एसआर बॉम्बई वाद में, जो एसआर बॉम्बई वाद था ना सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 1994 में आया था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने, क्योंकि काफी ज्यादा बार इसका दुरुपयोग हो चुका जो अनुच्छेद 356 है, तो इसके संबंध में कुछ निर्देश दिए और इसे ये भी कहा कि ये क्या है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो कुछ निर्देश दिए राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि कब कब तो इसे यूज करना है अनुच्छेद 356 को और कब यूज नहीं करना है। तो एसआर बॉम्बई वाद 1994 में आया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में क्या दिए, कुछ निम्नलिखित डिसीजंस दिए। अब वो क्या क्या निर्णय है जो कि दिए गए। अब अनुच्छेद जो 356 है, इसका प्रयोग राजनीतिक दुर्भावना से क्या है, नहीं किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट इसने दिया निर्देश कि जो अनुच्छेद 356 है, इसका प्रयोग राजनीतिक दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि जो हमारी सरकारें हैं वो करती आई हैं। जैसा कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जो अनुच्छेद 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना, 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, क्या हुआ था, 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उसके बाद क्या हुआ था, उनकी जो सरकार है ना, मींस जो कांग्रेस है, 1977 में जो चुनाव हुए थे, 1977 में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें कांग्रेस सरकार हार गई थी। कांग्रेस जो सरकार है वो तो क्या है, हार गई थी। कांग्रेस सरकार हार गई और सरकार किसकी बनी, सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की, जो कि जनता पार्टी से थे। किससे, जनता पार्टी से थे। तो मोरारजी देसाई ने इस टाइम पे क्या किया, मोरारजी देसाई ने इस टाइम पे किया, मोरारजी देसाई ने इस टाइम पे क्या किया, उन्होंने इस टाइम पे क्या कर दिया, जो जैसे देश में कम से कम 9 राज्यों में क्या कर दिया, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी ना, ऐसे 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कांग्रेस सरकार थी, ऐसे 9 राज्यों में क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो इस टाइप से देखो, और राष्ट्रपति शासन लगाया था कि इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस टाइम पे जो मोरारजी देसाई सरकार थी जनता पार्टी की, इन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए जो कांग्रेस शासित 9 राज्यों में क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और इसी टाइप से इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, तो उन्होंने भी वापस से यही रिपीट किया। जो जनता पार्टी की जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, ऐसे ही 9 राज्यों में वापस उन्होंने जो राष्ट्रपति शासन है वापस उन्होंने लगा दिया। तो इस टाइप से राजनीतिक दुर्भावना से या व्यक्तिगत हितों को लेके जो अनुच्छेद 356 है, इसका काफी बार मिसयूज किया है हमारी जो राजनीतिक सरकारें हैं उन्होंने। अब हम देखते हैं जो एशर बॉम्बई वाद में 1994 में जो डिसीजन दिया गया था, उसमें जब ये कहा गया है कि भाई अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनीतिक दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिए, तो जो पिछली सरकारों ने जो राजनीतिक दुर्भावना से, ये व्यक्तिगत हितों से इसका यूज किया था, इसीलिए ये बोला गया है। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ही इस अनुच्छेद का यूज किया जाना चाहिए। क्या राज्य में यदि सरकारें संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है तो ही इसका यूज किया जाना चाहिए। बाकी के देखते हैं, जैसे संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर के स्पष्ट और तथ्यात्मक प्रमाण होने चाहिए कि भाई आप संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसके स्पष्ट और तथ्यात्मक प्रमाण होने चाहिए जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को क्या आ सके, समझ आ सके। इसके बाद जैसे जब तक राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन जो संसद है उसके दोनों सदन नहीं कर देते,
भाई जब तक जैसे राष्ट्रपति शासन है, इसका जो अप्रूवल है संसद के दोनों सदन नहीं दे देते, तब तक राज्य की जो विधानसभा है ना, उसको भंग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारणों को क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन कहीं पे लागू किया है तो उसके जो रीजंस है ना, क्या कारण है इसके पीछे कि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, इनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मीन्स जो हमारा जो कोर्ट है, न्यायालय, वो इनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे यदि दुर्भावना से जो राष्ट्रपति शासन ने वो लागू कर दिया, मीन्स यदि दुर्भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से व्यक्ति या व्यक्तिगत कारण से राष्ट्रपति शासन क्या है लगा दिया, तो न्यायालय राज्य की मंत्री परिषद या विधानसभा को क्या कर सकता है, पुनः स्थापित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे लोकसभा के आम चुनाव में केंद्र में किसी अन्य राजनीतिक दल की जीत होती है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने किस टाइप से जो कांग्रेसी राज्य थे 9, उनमें किस टाइप से राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इसी टाइप से जो इंदिरा गांधी ने 1980 में 9 जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी राज्यों की, उनमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ये इसी का उदाहरण है कि भाई केंद्र में तो दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी की, और राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, डायरेक्ट बोला है इसमें। और न्यायालय ने माना कि 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो उचित था। क्या था, उचित था, क्योंकि ये सरकारें किसका, पंथ निरपेक्षता का पालन नहीं कर रही थी। न्यायालय ने क्या माना कि 1992 में जो बीजेपी शासित राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कांग्रेस ने, तो उसको सही माना है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो पंथ निरपेक्षता का पालन नहीं कर रही थी। और पंथ निरपेक्षता क्या है, संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। अब हम देखते हैं इस टाइप से हमने जो हमारा अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन, उसको कवर किया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 360 पे, जो कि अनुच्छेद 360 है, इसमें वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की हुई है। और अनुच्छेद 60 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया है। 1991 में देश में इस टाइप की जो सिचुएशन है वो बनी थी कि जो मीन्स वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था, लेकिन उस टाइम भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। इस टाइप से वित्तीय आपातकाल का यूज अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात की हुई है। और यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो हमने देखा था 1991 में वित्तीय आपातकाल की स्थिति मीन्स इसकी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। अब वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी जैसे अन्य आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसी टाइप से इसकी जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है। और जैसे इसकी घोषणा कर दी तो घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन क्या कर देंगे, साधारण बहुमत से इसे क्या कर देंगे, साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देंगे। क्या कर देंगे, साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देंगे। तो राष्ट्रपति तो इस टाइप से एक बार जब इसका संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देंगे ना, तो ये अनंत काल तक मीन्स अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। जब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति से वापस ना ले ले। तो इस टाइप से एक बार इसकी घोषणा के बाद ये अनंत काल तक लागू रहेगा। उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन द्वारा साधारण बहुमत से, किससे, सिंपल मेजोरिटी से इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। और उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद यह असीमित समय तक लागू रहता है जब तक कि इसे वापस ना ले लिया जाए। तो ये जब तक लागू रहेगा जब तक इसे वापस ना ले लिया जाए। जैसे कि हमने लास्ट में अनुच्छेद 352 और 356 में पढ़ा था कि उनको वापस अनुमोदन आ सके 6 माह के बाद, लेकिन इसके पुनः अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अनंत काल तक लागू रहता है जब तक कि इसे वापस ना ले लिया जाए। ये आर्थिक संकट के को यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, परिभाषित नहीं किया हुआ है। अब तक एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस टाइप से जो
वित्तीय आपातकाल है, ये देखा हमने। अब हम इसके इफेक्ट देखेंगे। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या है, इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में कटौती की जा सकती है। जो केंद्रीय कर है ना, उनमें जो राज्यों को हिस्सेदारी दी जाती है उसमें कटौती की जा सकती है। इस टाइम पे राज्यों को दिए जाने वाले जो अनुदान है उसमें कटौती की जा सकती है। जो भी ग्रांट दी जाती है ना स्टेट्स को, उसमें कटौती कर सकते हैं। केंद्र राज्यों को क्या दे सकता है, वित्तीय निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। जिनके वेतन संचयी निधि पर भारित है ना, उसमें भी कटौती की जा सकती है। इसी टाइप से राज्य के जो धन विधेयक है ना, को राष्ट्रपति के लिए भी रिजर्व रखा जा सकता है। धन विधेयक को, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। मूल अधिकार विधायिका एवं कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, केंद्रीय करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में कटौती की जा सकती है। राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसमें कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और जिनके वेतन संचयी निधि पर भारित है उसमें भी कटौती की जा सकती है। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। और जो मूल अधिकार विधायिका और कार्यपालिका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो राष्ट्र इस टाइप से हमने जो अनुच्छेद 360 है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, मींस अच्छे से देखा है। और हमने जो हमारा ये टॉपिक है राष्ट्र जो आपातकाल, इमरजेंसी, इसको अच्छे से कवर किया है और बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। तो इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग पूरे, इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको डिटेल में कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चंस है उनको कवर करेंगे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।